हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बेटा? पिछले लेक्चर में हमने ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जो याद रखना था, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ या डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ नॉट। ठीक है, एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में अंतर सिर्फ एक साइन का होता है। दूसरी बात ये पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ईएमएफ होता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और उस पर बेस मैंने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन हम लोग लिख रहे हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन अपनी है टू प्रेडिक्ट spontaneity of any reaction, spontaneity of any reaction। किसी रिएक्शन की अगर स्पॉन्टेनिटी पता लगानी है तो वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई। कैसे पता लगाएंगे बेटा? सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। ये सबको आता है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने करा रखा है। किसी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा? उसका नेगेटिव होगा। फॉर्मूला क्या लिखा है तो डेल्टा जी का? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। क्या लिखा था? माइनस एन एफ ई। देयरफॉर ई क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए बेटा, ई सेल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सेल का जो ईएमएफ आना चाहिए, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, वो कैसी आनी चाहिए? वो उसका ई सेल क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तभी क्या बोलेंगे? तभी उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। ठीक है, तभी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, एक कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब उसका ई सेल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ई सेल क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। तभी उस रिएक्शन की वही रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है बेटा, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बिना देर किए अगली रिएक्शन पे चलते हैं, अगला एप्लीकेशन पे चलते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है अपनी कैलकुलेशन ऑफ ई सेल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर ईएमएफ निकालना है हमें सेल का, तो वो कैसे निकालेंगे? वो हमें पता लगाना है। ठीक है बेटा, अगर वो हमें पता लगाना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सेल का ईएमएफ निकालना है। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग ई नॉट सेल। अब मैं निकालना चाह रहा हूं ई सेल। दोनों में अंतर क्या है? ई सेल का मतलब है कि किसी भी कंडीशन पर, ई नॉट सेल का मतलब क्या है? ई नॉट सेल का मतलब है सेल का ईएमएफ जब कंडीशंस क्या है? स्टैंडर्ड रहे। तो दोनों में अंतर तो है। ईएमएफ, ई मतलब होता है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ई नॉट का मतलब होता है अगर कंडीशंस बाहर की कैसी हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। वो पता ही है, प्रेशर इज 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा तो मेरे को ईएमएफ निकालना है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम है बेटा नस्ट इक्वेशन। ध्यान रखना, इस इक्वेशन को बोला जाता है नस्ट इक्वेशन। याद रखना, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? नस्ट इक्वेशन बोलते हैं, जो ड्राइव करने वाले हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, पता होनी चाहिए नस्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक, चलो नस्ट इक्वेशन क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, याद होगी, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद होनी चाहिए, बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट एक इक्वेशन पढ़ी होगी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्यू क्या है? सबको पता होना चाहिए कि क्यू क्या है।
Q इज रिएक्शन क्वोशिएंट, पता है ना? Q इज रिएक्शन क्वोशिएंट, इक्विलिब्रियम में कराया होगा, निकाल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अंतर सिर्फ इतना सा है, इसमें कंसंट्रेशन किस टाइम की रखते हैं, किसी भी टाइम की रख सकते हैं, ठीक है? रिएक्शन क्वोशिएंट मैंने करा रखा है, ठीक है? अब इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या अभी ड्राइव किया था हम लोगों ने, माइनस एन एफ ई, इसको लिख देंगे माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी को लिख दिया माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नॉट को लिख दिया माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा माइनस एन एफ ई लिख दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस एन एफ का हर टर्म में डिवाइड कर दूं तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। मैंने क्या किया है, हर टर्म को एलएचएस में और आरएचएस में क्या कर दिया है, हर टर्म को क्या कर दिया है मैंने हर टर्म को एनएफ माइनस एनएफ से डिवाइड कर दिया है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ध्यान रखना, इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, याद हो जाएगी, ठीक है? इक्वेशन को क्या बोला जाता है, नर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है? पता होना चाहिए। E is equal to E naught minus RT upon NF ln Q. This equation is known as Nernst equation. यहाँ पर E क्या है, E है EMF, किस कंडीशन पर, किसी भी कंडीशन पर, और E नॉट क्या है, E नॉट है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F क्या है, फेराडे 96,500 कूलम्स, Q क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात इसमें लिख देंगे हम लोग, अब यहाँ पर ये जो E है, अगर हम एक रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट सेल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये EMF है, क्या है ये EMF, ये EMF, ये स्टैंडर्ड EMF। अगर एक हाफ सेल की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, मतलब तुम्हें SRP पता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड फॉर हाफ सेल्स एज वेल एज कंप्लीट सेल। ये जो फॉर्मूला है वो हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों के लिए वैलिड है। मतलब ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है तो ईएमएफ निकाल सकते हो पूरी सेल के लिए जिसमें पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही हो, और अगर आधी रिएक्शन पता है, मतलब रिडक्शन पता है या ऑक्सीडेशन पता है, तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड for half cells as well as complete cell, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों के लिए वैलिड है। मतलब यहाँ से तुम ईएमएफ भी निकाल सकते हो, यहाँ से तुम स्टैंडर्ड ईएमएफ, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ की हेल्प से ईएमएफ निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। बात क्लियर है? ओके, इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है, जो तुम्हें एक एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बना रखी है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स का ई नॉट गिवन है। अब ई नॉट कौन सी कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या कंडीशन होती है, प्रेशर इज 1 बार, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, टेम्परेचर पे कोई लिमिट नहीं होती, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो जनरली हम लोग टेम्परेचर जो रखते हैं, कोई भी रखा जा सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने रखा हुआ है टेम्परेचर जो रखा है वो रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री रखोगे, क्योंकि बेटा तुम खुद देखो टेम्परेचर बदलते जाओगे, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा भी, अगर टेम्परेचर बदलते जाओगे तो ई नॉट भी बदलता जाएगा। तो अगर 25 डिग्री टेम्परेचर रखा तो ई नॉट कुछ और आएगा, अगर तुमने 25 डिग्री 125 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो ई नॉट कुछ और आएगा। मतलब जो ई नॉट होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ बदलता रहता है। तो हमें जो एनसीईआरटी ने टेबल दी है वो सिर्फ 25 डिग्री पर ई नॉट की वैल्यू दी है, ठीक है? तो अगर मैं टेम्परेचर 25 डिग्री रखता हूं at T is equal to 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री अगर मैं टेम्परेचर रखता हूं तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा, मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ, E बराबर E नॉट माइनस आर, आर की वैल्यू रख दी मैंने 8.314। बेटा ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होती है, ईएमएफ की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। तो अगर ईएमएफ तुम वोल्ट में निकालना चाह रहे हो तो आर भी किस में रखना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, यानी 8.314।
है ना। ईएमएफ की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, मतलब एसआई यूनिट पे काम चल रहा है तो आर भी किस में रखना पड़ेगा, एसआई यूनिट में। टी आर टी, टी हो गया 298 क्योंकि केल्विन में रखना होगा, अपॉन एन, एन पता नहीं, और एफ की वैल्यू 96,500, एफ की वैल्यू क्या होती है 96,500, और एलएन को अगर लॉग में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग क्यू। ठीक है, मैंने बस क्या करा है, आर की वैल्यू रखी, टेम्परेचर की वैल्यू रखी, एफ की वैल्यू रखी, और एलएन को बदल दिया किसमें, लॉग में। ये सब करके देखना, तो यहां से जो ई आएगा वो आएगा ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, मतलब ये जो सारी कैलकुलेशन तुम करके देखोगे ना इन सबको, तो ये 0.0591 आएगा। और इस फॉर्मूले की बजाय जनरली, क्योंकि ई नॉट तुम्हें दे रखा होता है 25 डिग्री पर ही, है ना, और अगर कुछ बोले भी ना, टेम्परेचर की बात ही ना करें, तो हमेशा टेम्परेचर क्या लेके चलना है, 25 डिग्री लेके ही चलना है, अगर वो टेम्परेचर स्पेसिफाई ना हो तो। और बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो टेम्परेचर 25 डिग्री के अलावा देगा, बहुत ही कम चांस होंगे, रेयर चांसेस होंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, वैलिड फॉर एनी टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग क्या करना है, याद रखना है। ई बराबर उस पिछले वाले फॉर्मूले से ज्यादा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा तुमको, पिछला वाला जो फॉर्मूला है उससे काम ज्यादा काम यही आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला काम आएगा बेटा, ध्यान रख लोगे। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। किस पर वैलिड है, सिर्फ ये 25 डिग्री पर, वैलिड ओनली एट 25 डिग्री। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, वैलिड ओनली एट 25 डिग्री, सिर्फ 25 डिग्री पर। अगर कुछ स्पेसिफाई ना हो तो 25 डिग्री लेके चलना है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सोचना मत सर टेम्परेचर तो 25 डिग्री दे ही नहीं रखा तो मैं फॉर्मूला कैसे यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज जब टेम्परेचर ना दे तो। ठीक है, और दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाफ सेल्स एज वेल एज कंप्लीट सेल्स, ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाफ सेल्स एज वेल एज कंप्लीट सेल, दोनों के लिए वैलिड है। मतलब इससे तुम ईएमएफ भी निकाल सकते हो, इससे तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये अगली एप्लीकेशन हो गई। एक एप्लीकेशन और लिखाता हूं मैं, हाँ जी, एक एप्लीकेशन और लिख लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर 5। एप्लीकेशन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, समझ में आया। इस फॉर्मूले से तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो बेटा, कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला। अब बेटा बताओ, इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या लिखाया होगा तुम्हें, थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, एट इक्विलिब्रियम क्या जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। क्या जीरो होता है, डेल्टा जी, सबको पता है डेल्टा जी जीरो, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी जीरो होगा तो प्रोसेस किस पर होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। अब डेल्टा जी अगर जीरो आ गया, डेल्टा जी अगर जीरो आ गया तो ई सेल भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई के। डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई के, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो ई सेल कितना आ जाएगा, यहां से ई सेल आ जाएगा जीरो, इस बात को ध्यान रखना। एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर जीरो, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो। इक्विलिब्रियम पर सेल का इमेफ क्या होता है, जीरो होता है। ई नॉट जीरो नहीं होता है, क्या जीरो होता है, ई सेल जीरो होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, इक्विलिब्रियम पर क्या जीरो होता है, ई जीरो होता है, ई जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर ईएमएफ जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, अगर ये जीरो है तो ई नॉट किसके बराबर आ गया, देयरफॉर ई नॉट सेल इज इक्वल टू
मैं 0.0591 अब के पूरा इस पे करता हूं मैं। अगर ई सेल 0 है तो ई नोट किसके इक्वल आ गया? RT अपॉन NF ln Q के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? RT अपॉन NF ln K इक्विलिब्रियम। अब ये K इक्विलिब्रियम क्यों लिख दिया मैंने बेटा? यहां पर हमने K इक्विलिब्रियम क्यों लिख दिया? इक्विलिब्रियम पर मैंने तो बेटा इक्विलिब्रियम पर क्या बोला है? सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। सेल का ईएमएफ अगर 0 हो गया तो ई नोट सेल कितना, ई नोट क्या हो गया? RT अपॉन NF ln Q। और तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पर Q किसके इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम पर Q किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाँ जी, किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। समझ गए? RT अपॉन NF ln K इक्विलिब्रियम। अब इस फॉर्मूले को देख के मैंने ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम पर Q किसके बराबर होता है? K इक्विलिब्रियम। ये तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने 11th क्लास के अंदर कराया हुआ है, तुमको पता भी होगा। ठीक है, तो ई नॉट सेल बराबर RT अपॉन NF ln K इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का। इस फॉर्मूले से हम किसी का भी ई नोट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाफ सेल्स एज वेल एज कंप्लीट सेल्स। ठीक है, और यहां से तुम बड़ी आसानी से देख पाओगे कि ई नोट सेल किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर बदलता चला जाएगा, ई नोट सेल बदलता चला जाएगा। मतलब अगर Cu+2 से Cu का, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Cu+2 से Cu का जो ई नोट होता है वो 0.34 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.34 वोल्ट होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस पे है? 25 डिग्री पर। टेबल बना रखी है एनसीईआरटी में, उसमें सिर्फ किसने डिग्री पर बना रखा है? 25 डिग्री पर बना रखा है। कितना? ई नॉट बराबर 0.34 वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर कॉपर का तुम्हें Cu+2 से Cu का तुम्हें क्या बदलना है? ई नॉट जो Cu+2 से Cu का होता है वो होता है 0.34 वोल्ट। ये एसआरपी है, रिडक्शन किसका? कॉपर का। लेकिन ये किस पर है? 25 डिग्री पर है। मतलब अगर तुम्हें कॉपर का एसआरपी बदलना है तो तुम बिल्कुल बदल सकते हो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बदल सकते हो। क्या बदल के? इस टेम्परेचर को बदल के। क्योंकि तुम यहां साफ देख रहे हो कि ई नोट सेल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदलेगा, ये बदलेगा, और टेम्परेचर बदलने के साथ साथ क्या भी बदलेगा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा। ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा। ठीक, ई नोट सेल बराबर RT अपॉन NF ln Q, और 25 डिग्री पर ही ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एट 25 डिग्री फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। 0.0591 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, 0.0591 अपॉन ln K log K इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ये सारी बातें तुम्हें करा रहा था। ठीक है, ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम, ये ई नोट सेल निकालने का तरीका है। फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाफ सेल्स एज वेल एज कंप्लीट सेल्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तुम लोग ई नोट भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को कराने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उस एप्लीकेशन को कराने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 2-3 मैंने एप्लीकेशंस तुम्हें बताई है कि क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होता रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला काम आता रहेगा। ई नोट सेल बराबर RT अपॉन NF ln K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ई नोट सेल इसके इक्वल आ जाएगा। समझ गए? चलो फिर बाकी अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन वो क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करते हैं बेटा। थैंक यू।